इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 लोकतंत्र राजनीति भाग 2, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है और विविधता क्या होती है, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। तो पिछले अध्याय में 1 और 2 में हमने देखा है कि भाषीय और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। संघ मतलब कौन? केंद्र सरकार। साथ रखने के लिए क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश का अलग अलग क्षेत्र में बंटवारा भी कर सकता है, जैसे राज्य बना दिया जाता है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। जैसे मैं समझ लो, दूसरा तरीका ले लिया जाए तो अपनी पहचान, इसमें आ जाएगा संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, ऐसा। तो शारीरिक बनावट के साथ संबंध, वर्ग कौन सा है, धर्म कौन सा है, लिंग कौन सा है। लिंग में आ जाएगा पुरुष समाज, स्त्री समाज और किन्नर समाज। तो 3 तरीके के समाज हमारे लिंग में पाए जाते हैं। और जाति में भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। कबीला तो भैया करीबन यहाँ पर 13 से 16 नहीं, करीबन 1300 से 1400 कबीला था हिंदुस्तान में। कितना? 1300 से 1400 के करीब कबीला था केवल। अलग अलग क्षेत्र के लोग जो जंगलों में रहते थे, तो उनके आधार पर भी बांट दिया गया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। अब इस अध्याय में हमको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं को, अंतरों को और असमानताओं को कैसे बैठकर उसको समझाता है, सुलझाता है और आगे की कोशिश करते रहता है कि देश में झगड़ा ना हो, देश कभी टूटे नहीं। ये सब कैसे होता है ये देखते हैं आगे पढ़ने के बाद। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपने बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। कौन सा बात? इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। क्या हुआ था उसमें? इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, जो सामने तस्वीर दिख रही है ना, तस्वीर अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख घटना से संबंधित है। कैसे? यह 1968 में, जब हमारे देश में ओलंपिक नाम का कोई जिक्र भी नहीं होता था ना, उस समय वो लोग ओलंपिक खेलते थे। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है, जहां पे ये जो 1 नंबर पर दिख रहा है 200 मीटर में अव्वल आया, मतलब जीता है। अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा है और सिर झुकाए साथ मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये एफ्रो अफ्रीका है। क्या है? एफ्रो अमेरिकी है। एफ्रो अमेरिकी का मतलब क्या हो जाता है, अभी बताते हैं। उन्होंने क्रमश स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण और चांदी का पदक ये लोग जीते हैं। कांस्य मतलब कांच होता है, तो कांच का पदक होता है, ये भी 2 नंबर पे आता है, 1 और 2 नंबर पे। तो सोना और शीशा का दोनों पदक मतलब पुरस्कार जीत लिया है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की है कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अमेरिकी अश्वेत मतलब काले लोग गरीब हैं। एग्रो अमेरिकी का मतलब होता है वहां का काला पुरुष, वहां का काला समुदाय, वहां के काले लोग। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग काले हैं। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मन को, यहाँ पर देखो आप,
कार्लोस में अश्वेत लोगों को मारा गया था। उनके याद में ये काले मनकों की एक माला, मनकों मतलब उनके हाथ में कुछ दिख रहा है क्या, तो काले मनकों की एक माला पहनी थी। पीछे वाले के गर्दन में देखोगे तो एक छोटा सा माला दिखता है, लंबा सा दिख रहा है। आगे वाला में नहीं दिख रहा है, पीछे वाला में दिख रहा है। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह ध्यान खींचने की कोशिश की है कि अमेरिका में हमारे साथ समानता का भाव नहीं रखा जाता है, ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं। यही रंगभेद के वजह से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ध्यान खींच रहे हैं पूरे विश्व की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। अश्वेत का झंडा भी होता है यही, ऐसे ही लोग मुड़ी झुकाए होते हैं और काला हाथ में दस्ताना पहनकर मुट्ठी बांध लेते हैं। ये इन लोगों का तरीका है भैया। रजत पदक, इनको रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नार्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। और उसके बाद से रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक जो थे, ऑस्ट्रेलिया से जो थे, इनका नाम था पीटर नार्मन। ये भी पुरस्कार जीते थे, लेकिन उस समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला मतलब एक पोस्टर लगाकर मानव अधिकार का, और इन लोगों का जमकर समर्थन किया वहां पे। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित है? क्या ये लोग वहां के जातीय और रंगभेद मामले को ये कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं, तो क्या ये सही है, सही कर रहे हैं? इसका जवाब आप 2 कमेंट में कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर देखो, बात बोले भेद खोले। एफ्रो अमेरिकी, आप सब जानते हैं एफ्रो अमेरिकी काले लोग हुआ करते थे, और इनके साथ रंगभेद का भाव, छुआछूत तो था, वहां पर भी छुआछूत था, ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद से ऊंच नीच समझा भी जाता था काले लोगों को। बात काले लोग को हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर बताता हूँ ना। पीटर नर्मन जो न तो अमेरिकी थे और न अश्वेत थे, वो उजला था, न ही वो अश्वेत थे। क्यों इस विरोध में शामिल हो गए, और क्यों इस विरोध में उन्होंने अपने आप को शामिल किया? क्या आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आप होते उनकी जगह पर तो क्या करते? हम बताते हैं आप क्या करते। पापा मम्मी नहीं बोलेंगे, हम नहीं खड़ा होंगे, यही आप बोलते, उसके अलावा आपकी औकात नहीं होती। हमारे सामने हमारे स्कूल में अगर गलत होता था, चाहे गलत करने वाले हेडमास्टर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी, हमसे सामना उनको करना पड़ता था। गलत करोगे तो हम खड़ा होंगे भैया, और गलत नहीं करोगे तो भी हम तुम्हारे लिए खड़ा होंगे, और गलत करोगे तो तुम्हारे सामने खड़ा होंगे। तो ये हमारा चलता था। आप भी अपने क्लास में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में चलाओ कि नहीं सर आप गलत हो तो गलत हो, सही बताओ, नहीं तो हमको ठीक से समझाओ कि ये बात क्या है। तो एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिका या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था, और गुलाम बनाकर लाया भी गया था वहां पे इन लोगों को। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1954 से 68 तक चला था। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिका लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था, कि हम नस्लवादी भेदभाव को मिटा देंगे। आज सब चीज ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े हुए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई थी। उसके बाद से आगे अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला था। नस्ल को लेकर
इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था, इसलिए माना जाता है कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं था कि नस्लवाद हटाने के लिए हम हिंसा भी कर सकते हैं, हिंसा के लिए भी हम तत्पर है कि करेंगे। ठीक है, ये देखो 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस के विरुद्ध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट 20 फीट ऊंची मूर्ति लगाई। 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इंस्टेंट की गई है। ऊपर देखो यहाँ पर दिखाई गई है, इंस्टेंट मतलब यहाँ पर लगाई गई है। देखो ये लोग 20 फीट मूर्ति यहाँ पर बनवाया गया इन लोगों का। 20 फीट कम नहीं होता है ना। चलिए आगे के जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। देखो ये लोग स्मिथ और एक का क्या नाम था, एक का नाम था स्मिथ, एक का नाम था कार्लोस। इन दोनों ने जो पदक जीता था, तो ओलंपिक वाले जितने भी थे वो लोग अपने भावनात्मक तौर पे ये लोग तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस प्रदर्शन के वजह से वहां का कानून टूट गया। इसके वजह से जो भी पदक ये लोग जो जीते थे, दोषी करार करते हुए उनका पदक वापस ले लिया गया था। लेकिन फोटो तो खिंच गया था ना, तो फोटो हर जगह पर लगा दिया गया। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। जो वहां पर नॉर्मन थे ऑस्ट्रेलिया वाले, उनको भी कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर उनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, ये दोनों जहां पढ़ाई किए थे, इन दोनों का अधिकांश अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवा दी गई, वो भी 20 फीट, जो ऊपर आपको दिखेगा। अभी ऊपर जो मूर्ति देखे हो ना, वो इसी यूनिवर्सिटी में था, सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी। एक विश्वविद्यालय था, वहां पर इनकी मूर्ति लगाई गई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई, ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी था नॉर्मन, जब उसकी मौत 2006 में हुई, तो उसकी अर्थी को कंधा देने वालों में से स्मिथ और कार्लस भी वहां पर मौजूद थे। ये दोनों भी गए थे कंधा देने के लिए। अरे दोस्ती याराना इस तरह नहीं होता है भैया, बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रक्रियाएं सामने आई है, इसको जानते हैं। अमनदीप कौर, सरकारी अधिकारी। हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार किया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारे आंतरिक मामला है, मतलब हमारे अंदर के देश की मामला है। इसे प्रशासनिक सक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए, इसे प्रशासन के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने में के खिलाफ हूँ। और ये जो अधिकारी है अमनदीप, ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया इस फैसले के खिलाफ हूँ मैं। अब एक और है समाजशास्त्री, जिसका नाम है ओइनम। ये बोलता है जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, जाति का आधार सामाजिक है, जबकि नस्ल का आधार जीव स्तरीय होता है। नस्ल का जो आधार है जीव स्तरीय, हर जीव का अलग अलग नस्ल होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को सम्मान मानने जैसा होता है। अब आगे की बात सुनते हैं। जो दलित कार्यकर्ता है अशोक, वो बोलता है किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन है, भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि आंतरिक मामला मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय दौर पे किया जा रहा है उसको
आंतरिक बोलना ये हमारे खिलाफ दमन का मतलब हमको दबाने का प्रतीक है। भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। ये लोग कहते हैं कि अगर उसको रोक दिया जाएगा तो भेदभाव का जो खुली चर्चा हो रही है उसको रोका जा सकता है। नस्ल विरुद्ध रूप से नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठना चाहिए। इसमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं? बताना है कि इसमें से कौन से राय को आप सबसे सही मानते हैं, कारण बताइए इसका। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझे ज्यादा सम्मान रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जा सकता है? आप बताओ, कहा जा सकता है कि नहीं? मैं आगे बताता हूँ। सामान्यताएं, असामान्यताएं और विभाजन। सामान्यताएं मतलब हर किसी को सामान्य नजर से देखना। असामान्यताएं मतलब इसमें भेदभाव। विभाजन कैसे बांटा गया? तो सबसे पहले इस पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, परिचय पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हम समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामान्य आती है। यहाँ पर देखो छोटा सा परिचय दिया गया है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का मतलब नहीं है, लेकिन केवल एक बार आपको सुनना है जो आप सुन चुके हो। इसके नीचे हम पढ़ेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति हुआ कैसे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, यही तो जानना जरूरी है। फिर मिलते हैं भाग 2 में। तब तक आप ऊपर के रिवीजन फिर से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा बुक पढ़ सकते हो। फिर अगले भाग में आप पढ़ोगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। मेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, indrajitstudypoint@gmail.com। बस आप तुरंत उस पर संपर्क करके बता सकते हैं अपनी दुविधा, जो चाहिए वो भी मांग सकते हैं आप। धन्यवाद।